हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए सुपर डुपर क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए पूरे पेपर जैसा पेपर, वो भी दमदार सवालों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप भी साथी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के आखिरी 1 से 1.5 महीने की तैयारी कर रहे हैं और इन 1 से 1.5 महीनों में एमटीएस हवलदार की शिफ्ट का पेपर देने जा रहे हैं, तो इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि साथी जिस लेवल और जिस पैटर्न पे आप सभी के चारों सब्जेक्टों का क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमटीएस और हवलदार के पेपर में, बिल्कुल सेम साथी उसी के पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा साथी, आज की इस क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन होंगे और आप सभी का टारगेट आज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। पूरे 45 क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि साथी आप जानते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा क्लास होता है और संडे को टेस्ट हो जाता है। तो साथी मंडे से ही आप सभी को पूरे पेपर का फील देते साथ चलते हैं। तो साथी संडे को कल आपका टेस्ट हुआ था, यदि आपने कल का टेस्ट नहीं दिया है तो पहले साथी उस टेस्ट को कंप्लीट लगा लीजिए, क्योंकि साथी जिस लेवल का जिस पैटर्न पे चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम साथी उन्हीं के पैटर्न पे आपका पेपर हुआ था। तो आज से फिर से मंडे से स्टार्ट करिए और इस मंडे का जो पहला क्लास होगा वो पूरे 50 क्वेश्चन आप सभी को देखना है किस लेवल का किस पैटर्न पे एमटीएस हर बार हर शिफ्ट में सवाल पूछता है। ओके साथी, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। देखते हैं आज के इस पेपर में हम लोग कितना स्कोर करते हैं। ठीक है साथी, लास्ट में स्कोर करिएगा और एक क्वेश्चन पे आप सभी को 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन यदि आप सभी से गलत होता है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ओके साथी, चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ठीक है, लास्ट में स्कोर करिएगा कि आप सभी का आज की सेशन से कितना स्कोर रहा। तो पहला प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। कौन सा अनुच्छेद है जो कि निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? बताइए साथी, कौन सा अनुच्छेद है निर्देशक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का समर्थन करता है? तो सर जी अनुच्छेद 40 करता है, यानी पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? बताइए साथी, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो सर जी ये तमिलनाडु में हुई, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो साथी जो पहली पंचवर्षीय योजना था इसका टाइम पीरियड 1951 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 56 में समाप्त हो गया था। तो इसमें किस क्षेत्र को पहले पर प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या साथ ही अरुणाचल प्रदेश? तो हालदा महोत्सव की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, 1951 से लेकर 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजना शामिल की गई? बताइए साथी, 1951 से लेकर 1990 के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं शामिल की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, टोटल 7 शामिल की गई थी पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1990 के दौरान। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए साथी, जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर जी 2021 में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है? बताइए साथी, इनमें से किसे राज्य कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, मुख्यमंत्री को तो कार्यपालिका माना जाता है,
मंत्री परिषद को भी माना जाता है, राज्यपाल को भी माना जाता है, लेकिन मेरे दोस्त जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनको कार्यपालिका या कार्यपालक नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? बताइए साथी, जो जगजीत सिंह थे वो संगीत के किस फील्ड से जुड़े थे? तो सर ये तो गजल से जुड़े थे। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से किसी नर्तक या नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथी ये तो एसएससी एमटीएस का फेवरेट सवालों में से एक सवाल है। बताइए किसे नर्तक या नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सर जी तपन कुमार पटनायक जी को। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? बताइए साथी, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1999 में किस समूह का गठन किया गया था? तो सर जी खिलाफत समिति का। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यदि साथी आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है तो आपने इसका मतलब कि नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है। डेली क्लास कर लेते हैं, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। यदि साथी आप लाइक कर देते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर देते हैं तो आपको जो डेली का डेली क्लास आती है ना सुबह 8 बजे, दोपहर और शाम में, तो भाई सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के बीच जाएगी। तो भाई यदि आप भी अंतिम 1 से 1.5 महीनों की तैयारी कर रहे हैं तो बस साथी इन 1 से 1.5 महीनों की ये 100 क्लास कर लीजिए, क्योंकि साथी लगभग आप सभी की एग्जाम में मान के चलिए 1 महीना है, तो इस 1 महीने में आपको कम से कम 100 क्लास देंगे। तो इस 100 क्लास को कंप्लीट आप कर लेना है, बस यही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 को हल किया जाए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथी याद रखिएगा मिजोरम की। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? बताइए कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी एक सवाल का राइट आंसर दीजिए, गुड़ी पड़वा जो है ना वो किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए कमेंट करके इस सवाल का राइट आंसर बताइए कि जो गुड़ी पड़वा है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13 को, सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्र गान के रूप में जाना जाता था? बताइए साथी, सूक्त को किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्र गान के रूप में जाना जाता था? तो सर ये ऋग्वेद में। ऑप्शन से यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश, त्यागपत्र और हटाने जाने का उल्लेख है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद से अवकाश या त्यागपत्र और हटाने जाने का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में? तो साथ ही याद रखिएगा अनुच्छेद 94 में। ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए साथी, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए। तो भाई याद रखिए पूर्वोत्तर राज्य की बात किया है, यानी साथी पूर्वोत्तर में कौन कौन से, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट आपका पूर्वोत्तर इधर कौन से है? तो सर ये असम है।
तो ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। सिक्किम माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? बताइए साथी, सिक्किम माला चंद्रशेखर ये किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? बताइए साथी। तो याद रखिए बांसुरी से। ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया गया था? किस महीने में? या तो जनवरी या तो फरवरी। बताइए साथी, भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा जो संस्करण था वो कब आयोजित किया गया था? तो सर जी फरवरी के महीने में 2023 में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? बताइए साथी, 1940 का जो अगस्त ऑफर था वो किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? बताइए। तो साथी याद रखिएगा लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। पर्णपाती वन और ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? बताइए साथी, जो पर्णपाती वन है और ट्री शेडेड ग्रासलैंड है ये किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो सर ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। इस तरह का सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, ये आप सभी को मालूम है। तो यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी? बताइए साथी, पूर्वी भारत के किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई थी? तो सर जी छऊ नृत्य को। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर करना है आप सभी को। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। पद्मश्री से सम्मानित और मोहिनी अट्टम की कलाकार कलामंडलम क्षेमवती पवित्रतन का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए साथी, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं और मोहिनी अट्टम की कलाकार है कलामंडलम क्षेमवती पवित्रतन का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो सर जी केरल से है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? बताइए साथी, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? तो सर जी 18.33% थी। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? बताइए साथी, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान पर बल देता है? तो साथी याद रखिएगा अनुच्छेद 42 देता है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? बताइए साथी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? तो साथी याद रखिए 2004 के एथेंस में। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की शक्ति नहीं है? ऑप्शन पढ़िए तभी सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि भाई राज्यपाल की शक्ति पूछा है, कौन इनमें से नहीं है? जैसे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान, बिल्कुल यही तो भाई लग रहा नहीं है। नहीं तो जैसे कि राज्य विधानमंडल को भंग करना इनके पास शक्ति होती है, राज्य विधानमंडल को स्थगित करना बिल्कुल ठीक है, राज्य विधानमंडल को बुलाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथी जो अविश्वास प्रस्ताव इसके दौरान मतदान ये नहीं कर सकते, तो यही राज्यपाल की शक्ति नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? बताइए,
5वीं पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य उद्देश्य था? तो साथ ही याद रखिएगा, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो सर जी गुलजारीलाल नंदा जी थे। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? बताइए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है? तो साथ ही याद रखिएगा, उत्तरी क्षेत्र से निकलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 को, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? बताइए, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? तो इस सवाल का राइट आंसर आपका लॉर्ड कर्जन, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए साथी कि 1905 में जो बंगाल विभाजन था वो लॉर्ड कर्जन द्वारा कराया गया था, लेकिन साथी 1911 में इसे समाप्त किया गया था। तो किसके द्वारा समाप्त किया गया था? इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो साथ ही इसमें आप सभी को क्या करना है, अंडरलाइन सेगमेंट है उसको सही करना है। सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो पूरे सेंटेंस को पढ़िए, तब साथ ही आप सभी का राइट आंसर आ सकता है। जैसे देखिए, आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री ड्रीमिंग एडवेंचरस एमोंग द टूरिंग एल्प्स एंड बास्किंग इन द टॉर्क्यूस वाटर ऑफ द कैरिबियन। इसका मतलब साथ ही आप सभी को जो अंडरलाइन सेगमेंट है, जो लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल, इसी को बस सही करना है। क्या आपके अनुसार राइट आंसर होगा, बता सकते हैं? बताइए साथी। ये याद रखिए साथी, आज का जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो सारे 2024 को होंगे। एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो साथी प्रैक्टिस सेट या 2023 के सवाल है, बिल्कुल 2024 के ओरिजिनल पेपर का सवाल है। लास्ट में हम बताएंगे किस शिफ्ट का है, आप चेक कर सकते हैं जाकर। ठीक है, जैसे देखिए क्या सवाल दिया है, आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री ड्रीमिंग एडवेंचरस अमॉन्ग द टोरिंग आल्प्स एंड बास्किंग इन द टॉर्क्यूस वाटर ऑफ द कैरिबियन। इसका मतलब सबसे उपयुक्त विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए वाक्य में रेखाचित्र खंड का स्थान ले सके। मैं देश से बाहर यात्रा करना चाहता हूँ। आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री, यानी मैं देश से बाहर यात्रा करना चाहता हूँ। ड्रीमिंग एडवेंचरस अमॉन्ग द टॉवरिंग आल्प्स एंड बास्किंग इन द टॉर्क्यूस। इसका मतलब ऊंचे आल्प्स पर्वतों के बीच, जो ऊंचे आल्प्स पर्वत होते इनके बीच रोमांच का अपना सपना देखना चाहता हूं, और कैरिबियन के फिरोजा पानी में आराम करना चाहता हूं। तो साथ ही आप जानते किसी देश या बाहर की कंट्री के नाम को हम पहले क्या लगाते हैं, आई लॉन्ग टू लगाते हैं। क्या साथी, आई लॉन्ग टू लगाते हैं। तो साथी यहीं पे क्या हो जाएगा, यदि यहाँ का राइट आंसर क्या बनेगा आप सभी का, आई लॉन्ग टू ट्रैवल होगा। इसका मतलब साथी सवाल का राइट आंसर देखिए डी ऑप्शन होगा। याद रखिए साथी, आई लॉन्ग फ्रॉम ट्रैवल की जगह क्या होगा, आई लॉन्ग टू ट्रैवल होगा मेरे दोस्त। ओके, याद रखिएगा डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिए किसी देश या बाहर जाने के लिए हम टू का प्रयोग कर देते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। बताइए साथी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। जैसे अ बिल्डिंग वेयर एनिमल आर बचर्ड, इसका मतलब साथी एक इमारत जहां पर जानवरों का वध किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल आर बचर्ड, यानी एक इमारत जहां पर जानवरों का वध किया जाता है। जैसे सिमेट्री मतलब साथी कब्रिस्तान होता है। एबेटोर का मतलब क्या होता है, बूचड़ खाना, तो इसी को बोलते हैं साथी, बूचड़ खाना को ही बोलते हैं जहां पर साथी जानवरों का वध किया जाता है, बूचड़ खाना। ओके साथी, क्या बोला जाता है, बूचड़ खाना बोला जाता है। ठीक है, और साथी बोरो का मतलब क्या होता है बता सकते, बिल,
बोरो का मतलब होता है बिल, और डिकेंटर का मतलब क्या होता है, डिकेंटर होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बताइए साथी, इडियम बताइए, मुहावरा बताइए। जैसे टू शो द वाइट फीदर, इसका मतलब यदि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करेंगे तो डायरेक्ट आपको सफ़ेद पंख दिखना। बताइए सफ़ेद पंख दिखाना या दिखना। बताइए टू शो द वाइट फीदर, सफ़ेद पंख दिखाना मतलब क्या, टू एक्ट ब्रेवली मतलब कि साथी बहादुरी से काम लेना, या टू मेंटेन पीस यानी शांति बनाए रखना, या टू शो एंगर यानी क्रोध दिखाना, या साथी टू एक्ट कावर्डली यानी कायरतापूर्ण व्यवहार करना। तो टू शो द वाइट फीदर यानी सफ़ेद पंख दिखाना का मतलब क्या हो जाएगा भाई, टू एक्ट कावर्डली हो जाएगा यानी कायरतापूर्ण व्यवहार करना हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन। भाई साहब ये पूरा पहले सेंटेंस पढ़ना है, एक एक अक्षर को आप देखना है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा राइट स्पेलिंग है, वो रॉन्ग दिया है, वही आपको चेक करना है। बस अपीयर, भाई आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए ऑप्शन देखिए ना, अपीयर, तो देखिए अपीयर जैसे ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया अपीयर, देखिए यहाँ पे अपीयर दिया, यही तो रॉन्ग है ना भाई। जो आपका क्या दिया है प्रश्न में, APPER दे रहा है, ये तो अपीयर का राइट स्पेलिंग होता नहीं, तो फिर क्या होता है, तो आपका राइट स्पेलिंग अपीयर का क्या होता है, APPEAR होता है भाई, इसी को घुमा दिया था। तो देखिए डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सवाल हमसे पूछा था, ये साथ ही प्रीवियस ईयर के शिफ्ट में आप सभी से पूछा गया है। लास्ट में बताएंगे कि किस तारीख का किस शिफ्ट का पेपर है, आप जरूर देखिएगा भाई। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इनटू ग्लोबल मार्केट्स सुन। जब साथी आप सभी से अंडरलाइन का एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे तो आपको पूरे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो केवल अंडरलाइन है उसी को पढ़ना है। जैसे एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है साथी, किसी चीज़ को बढ़ाना। तो हमें एंटोनिम बताना, अपोजिट बताना यानी विलोम शब्द बताना है। तो स्प्रेड, यदि साथी सिनोनिम्स पूछता तो एक्सपेंड का सिनोनिम्स हो जाता। और साथी डाइवर्सिफाई का मतलब विविधता लाना, डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, विविधता लाना होता है। ये बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, विविधता लाना होता है। स्प्रेड मतलब फैलाना, रिस्ट्रिक्ट प्रतिबंधित करना, तो यही हो जाएगा साथी। एक्सपेंड का जो आपका एंटोनिम होगा वो रिस्ट्रिक्ट होगा। अब ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, जैसे कि द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इनटू ग्लोबल मार्केट सून, यानी कंपनी जल्दी वैश्विक बाजारों में अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बना रही है। ओके, इलिमिनेट का मतलब क्या होता है, उन्मूलन करना होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन एक्सपेंड का जो एंटोनिम होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। सेपरेट का बता दीजिए भाई, यही सवाल आप सभी से पूछा है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आफ्टर देयर एग्रीमेंट दे डिसाइडेड टू सेपरेट देयर बिलोंगिंग एंड पार्ट वे। सेपरेट का राइट स्पेलिंग क्या होता है, तो सर जी SEPARATE होता है। देखिए कौन सा स्पेलिंग है, पहला दूसरा रॉन्ग है, तीसरा भी रॉन्ग है, चौथा ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 को। तो ध्यान से देखिए साथी, वन ऑफ द 4 अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका मतलब साथी बता सकते हैं आप लोग, क्या मतलब निकल के आ रहा है साथी, बताइए फटाफट बताइए। इस सवाल का परफेक्ट आंसर याद रखिए साथी, सवाल क्या बोला, दिए वाक्य में रेखांकित 4 शब्दों में से एक की वर्तनी गलत है, उसी गलत वर्तनी शब्द का चयन करना आप सभी को। जैसे देखिए अंडरलाइन किया गया है, इसी को बस सेलेक्ट करना। जैसे अप्रिशिएट देखना, ये राइट स्पेलिंग है। कंट्रीब्यूट क्या राइट स्पेलिंग है। प्रमोशनल क्या राइट स्पेलिंग है, या साथी कम्युनिटी, कौन सा इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वही बताना है। बताइए साथी इस सवाल का परफेक्ट आंसर। तो सर जी देखिए अप्रिशिएट तो बिल्कुल ठीक ही स्पेलिंग है,
कंट्रीब्यूट भी बिल्कुल ठीक है, प्रमोशनल भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर जी कम्युनिटी में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि कम्युनिटी का जो राइट स्पेलिंग होती है यानी जिसे आप समुदाय बोलते हैं, क्या होता है, COMMUNITY, यही होता है कम्युनिटी, समुदाय। यानी इस सवाल का मेरे दोस्त डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द साइंटिस्ट कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू हिज हाइपोथेसिस, मतलब वैज्ञानिक ने अपनी परिकल्पना को पुष्ट करने के लिए प्रयोगों की एक श्रृंखला आयोजित की। तो इसका क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? स्पष्ट करने के लिए करते हैं साथी, वैक का मतलब होता है स्पष्ट, और साथी आपका वेरिएशन मतलब भिन्नता होता है, वेरीफाई करने के लिए। बिल्कुल सर जी, वेरीफाई करने के लिए करते हैं। वैज्ञानिक ने अपना कंडक्ट किया था भाई वेरीफाई करने के लिए, यानी सत्यापित करने के लिए। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए साथी एक ना हिंदी में बिल्कुल ट्रांसलेट करके दे दिया था। दिए गए शब्द के सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। रिवरेंट का बताइए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहले रिवरेंट का मतलब क्या होता है? आदरणीय, जिसे हम साथी क्या बोलते हैं? आदरणीय बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? रिवरेंट बोलते हैं। रस्ड मतलब साथी जल्दी, रस करना जल्दी का होता है। और रिलेटेड मतलब संबंधित, रिस्पेक्टफुल, बिल्कुल ये आपका साथी हो जाएगा सम्मानजनक। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, मुख्य। तो साथी रिवरेंट मतलब आदरणीय, बिल्कुल पर्यायवाची शब्द मतलब साथी सिनोनिम्स, बिल्कुल समानार्थी शब्द हमें बताना रहता है। तो आदरणीय का रिस्पेक्टफुल हो जाएगा यानी सम्मानजनक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई कैन नॉट सी विथआउट माई ग्लासेस, यानी मैं नहीं देख सकता हूँ भाई अपने सनग्लास यानी चश्मे के बिना। बताइए, मैं अपने चश्मे के बिना नहीं देख सकता, आप जानते हैं। तो ग्लासेस के लिए क्या बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग निकल के आएगा? अ डिवाइस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बिल्कुल ये ठीक है भाई। दृष्टि दोषों को ठीक करने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है ना साथी, ग्लास यूज होता है ना भाई। तो यहाँ से ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रिम्पच का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? ट्रिम्पच का मतलब विजय, क्या साथी? विजय होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। डीले का मतलब क्या होता है? विलंब होता है। अटेंटिवनेस का मतलब क्या होता है साथी? ध्यान होता है। लैप्स का मतलब चूक। फेल्योर का मतलब साथी असफलता। फेल्योर तो साथी जस्ट अपोजिट, एंटोनिम का जस्ट अपोजिट फेल्योर हो जाएगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। अब साथी आप सभी को मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो साथी मैथ और रीजनिंग जितने भी क्वेश्चन आप सभी के बीच आएगा भाई ट्राई करिएगा अपने से हल करने का, ठीक है। जैसे 16, 20 और 24 का एलसीएम क्या होगा? चलिए साथी निकालिए। 16, 20 और 24 का एलसीएम कितना आएगा मेरे दोस्त? हल करिए आप सभी फौजी भाई, फटाफट हल करेंगे। देखिए 2 8 16, दूध हम बिल्कुल बेसिक से हम हल करके आपको बताएंगे। 12 दूना 24, जब एलसीएम निकालना होता है तो साथ ही सबसे छोटी संख्या 2 को उठाते हैं, फिर इनका सबसे डिवाइड करते हैं, जितना आएगा उसको नीचे लिखते रहते हैं। फिर देखिए 2 चौका 8, 2 का भाग 8 में दिया तो 4, 2 का भाग 10 में दिया तो 5 आएगा, 2 का भाग साथी 12 में देंगे तो 6 बार में आएगा। फिर देखिए अब जितना जब तक साथी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाएगा पूरा आप लोग काटते रहिए। 2 दूना 4, 5 नहीं जाएगा तो 5 को एज इट इज लिख दीजिए। 2 3 6। अभी देखिए 2 बचा 1, एक बार में जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा। अब साथी एक बार 3 से बार में जाएगा, एक बार 5 बार में जाएगा, क्योंकि देखिए आपका इधर 1 हो जाएगा, 5 की जगह 1 हो जाएगा, एक बार हम 3 से आएंगे 3 हो जाएगा। लास्ट में एलसीएम 1 होता है। तो देखिए कितना हमारे पास 2 है भाई, 4 ठो 2 है, 2 और 1 3 है, 1 5 है। तो कितना आंसर आएगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 32, 16 48, 48 गुड़े 5 कितना हो जाएगा? 5 और 40 0 4, 5 चौका 20 4 24, यानी साथी 16, 20 और 24 का एलसीएम 240 होगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्त, बिल्कुल बेसिक सवाल था भाई। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को।
एक संख्या में 24% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो निबल वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगी? चलिए साथी सॉल्व का राइट आंसर निकालिए आप लोग। तो मैथ का देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल की है। मुश्किलों से 1 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट से कम। जब इस तरह का सवाल जब 2% दे तो भाई रेशियो का मेथड हमेशा इस्तेमाल किया कीजिए। जैसे एक संख्या में 24% की वृद्धि, यानी एक संख्या हमने मान लिया 100, इस 100 से पहले साथी 24% की वृद्धि हुई, यानी 100 से 124 हो गई, बिल्कुल। फिर साथी 25% की कमी की जाती है, यानी इस 100 से साथी एक बार 25% कमी हो जाती है, यानी 100 में से 25 को कम कर देंगे तो 75 हो जाएगा। बस इसको हल कर दिया, आपका आंसर निकल के आ गया। और इसको छोटा करने के लिए हम साथी क्या करते हैं, ऐसी संख्या उठा लेते हैं जो कि क्रॉस को मल्टीप्लाई कर देते, काट देते हैं। जैसे देखिए 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, क्रॉस हम लोग काट सकते हैं। फिर देखिए आपका साथी 4 से देखिए 25 बार में चला जाएगा, और ये साथी कितने बार में, 4 तिहाई 12 और आपका 1, यानी 31 चौका 124। अब डायरेक्ट सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 चौका 100 इधर और यहाँ से 31 तिया 93। तो साथी हानि कितना हो रहा है, कितने वृद्धि या कमी प्रतिशत है, केवल हमें प्रतिशत की कमी पूछा है या वृद्धि पूछा है। तो 100 से 93 यानी साथी 7% का कमी हो रहा है भाई। ध्यान देंगे तो देखिए पहले 100 था, फिर 93 बन गया, यानी हमें तो प्रतिशत की हानि हुई, कितने की, 7% की हानि हो चुकी है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन देखिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 7% की कमी हो जाएगा। बस इतना ही सवाल देखना है ये के बाद। और उसके बाद साथी यदि प्रतिशत पूछ देता तो हमेशा याद रखिए प्रतिशत, यहाँ पे 7% की हानि हो रही है ना, किससे हो रही है, 100 से हो रही है, मल्टीप्लाइड बाय 100, देखिए वही आ जाएगा आपका आंसर भाई, 7% है। ओके चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। 5 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, PRT बटे में 100। प्रिंसिपल हमने आपको बताया सबसे अधिक नंबर में 2500, रेट हमेशा प्रतिशत में, टाइम 5 वर्ष बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल, 25 अट्ठे साथी कितना होता है, 200, 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 1000, यानी इस सवाल का ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। देखिए यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। चलिए साथी यहाँ पे समीकरण दिया है और सवाल में कुछ कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रखना है और गुणा की जगह भाग रखना है, भाग की जगह गुणा रखना है, तभी इस समीकरण को हल करना है। चलिए साथी पहले इस समीकरण को सवाल के कंडीशन के हिसाब से सेट करते हैं। देखिए 310 है तो 310 को लिखा जाए, गुणा है तो गुणा की जगह भाग रख दिया जाए, 2 है 2 के बाद माइनस है तो माइनस की जगह प्लस, 3 है 3 के बाद देखिए भाग है तो भाग की जगह गुणा रख दिया जाए, फिर 40 है 40 के बाद देखिए प्लस है तो माइनस रखना है, 170 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग बॉडमस के नियम लगा सकते हैं, 2 का भाग 310 में देंगे तो 15 1 यानी 155 दूना 310 होता है। फिर साथ ही प्लस यहाँ पे 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा 120 माइनस 170 तो 155 और 120 कितना हो जाएगा 175। 175 में से साथ ही 170 200 भाई 1 सेकेंड 200 155 120 275 होगा। 275 में से 170 कम कर देंगे तो सर जी 105 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए साथी अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को हल करिए। देखिए निम्नलिखित संख्या युग में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। जैसे साथी 10 का संबंध 49 से है, 14 का संबंध 69 से है। तो बताइए साथी पहले इसका रिलेशन आप चेक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन पे बढ़ेंगे। बिल्कुल सेम यही आप साथी पैटर्न को फॉलो करेंगे, जो आपका 10 का रिलेशन 49 से है और 14 का रिलेशन 69 से है। बताइए साथी क्या बनेगा आप सभी के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट आंसर। हल करिए साथी। तो सर जी देखिए
10 से 49 यानी 10 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 में से 1 को कम कर देंगे तो 49 हो जाएगा। फिर साथ देखिए 14 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में से 1 को कम कर देंगे तो 69 हो जाएगा। बस यही हमें देखना है ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन 17 85 में से 1 कम कर देंगे तो 84 जो कि 88 है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन देखिए 18 89 यानी 18 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। 90 में से 1 को कम कर देंगे तो 89 जो कि साथ ही ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथी अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 736 से 689, 689 से 642, 642 से 595, 595 से 548। क्या आप सभी का राइट आंसर आएगा? बताइए साथी थोड़ा कमेंट करके। तो देखिए आप सभी का कितना दिमाग इस्तेमाल हो रहा है इस सॉल्व को हल करने में, बताइए साथी। 736 689, 736 और 689, 642, 595, 548। बताइए साथी जब आपको नंबरों का श्रृंखला घटे या चाहे बढ़े, हमेशा याद रखिए उसमें जब घटेगा तो कुछ ना कुछ माइनस करेगा, जब बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। तो इसमें साथ देखिए 736 लेकर 548 किया है, यानी इसमें कुछ ना कुछ माइनस किया। देखिए ध्यान से आप देखिए 736 से हमें 689 आना है, तो इसमें जानते क्या किया है? -47 कम किया है। फिर साथ ही 689 से 642, फिर इसमें -47 किया है। फिर साथ ही 642 से 595, फिर इसमें -47 किया है। फिर साथ ही 595 से 500 यहाँ पे आपका 48 है, तो इसमें भी साथ ही 547 कम किया है, तो इसमें भी 47 को कम किया है। तो लास्ट में साथ ही 548 दिया है, तो इनमें से हम 47 को कम करेंगे, कितना आएगा? 501 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह 501 आ जाएगा, क्योंकि साथ ही आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सभी में -47 -47 -47 -47 करके हर एक नंबर को साथ ही लिखा है। तो इसी प्रकार लास्ट में 548 दिया है, तो हमने क्या किया? -47 कर दिया। तो 548 में से 47 को कम करेंगे तो 501 बचेगा, जाहिर सी बात है। तो हमारा डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। जैसे PS 41 एक निश्चित प्रकार से KN 47 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार TW 30 OR 36 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए VY 27 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए साथी हल करिए। पहले एक रिलेशन को चेक करिए। PS 41 का रिलेशन KN 47 दिया है। तो साथ ही हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले जब अक्षर और नंबर एक साथ दे तो सबसे पहले नंबर को हल कर लेना है। तो सर जी 41 से 47 यानी +6 किया है। अब साथ ही जो आपका अक्षर दिया उसमें हर एक अक्षर का कोड कर देंगे। P होता है 16, K होता है 11, यस होता है 19, N होता है 14। तो देखिए 16 से 11 यानी -5 क्या है, 19 से 14 यानी -5 क्या है। तो इसमें रिलेशन तो देखिए -5 और +6 का लगा है। नेक्स्ट चेक करते हैं, जैसे TW देखिए, TW 30 का रिलेशन OR 36 है, तो इसमें भी देखिए साथ ही नंबर में तो +6 ऐड किया है। T होता है 20, O होता है 15, W होता है 23, R होता है 18। देखिए 20 से 15 -5, 23 से 18 -5, -5 +6 किया है। बस यही से मेथड यहाँ पे हम लगा देंगे। VY 27, तो सबसे पहले नंबर को हल किया जाए। 27 में 6 को जोड़ेंगे 33, यानी देखिए सभी ऑप्शन 33 दे रखा है। V में से 5 को कम करेंगे तो क्या आएगा? 17 आएगा। 17 पे कौन आएगा? क्यों? क्योंकि साथ ही आपका जो भी होता है ना वो 22 होता है। 22 में से 5 को कम करेंगे तो 17, 17 पे कौन आता है? क्यों आता है। Y होता है 25, 25 में से 5 को कम कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 पे T यानी QT 33, QT 33, QT 33, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिए इसी पर एक सॉल्व राइट आंसर आप दीजिए। तो आप बताइए साथी ZX 50 इसका राइट आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आएगा। देखते हैं इस सॉल्व का राइट आंसर कौन कौन सही देता है। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। पोस्ट का नंबर इतना कोड क्या? 3854,
टिप्स का 56-48, तो ओ का रिलेशन क्या होगा, हल करके बताइए थोड़ा सा। चलिए साथी, जबरदस्त सवाल है। हर एक अक्षर का हर एक अलग अलग नंबर कोड किया है। POST कितना कोड है, 3854। टिप्स का कोड कितना है, TIPS कितना है, 5648। सिंपल ओ, तो पहले तो ओ देखना है कि दोनों में कॉमन है। तो सर जी ओ तो दोनों में कॉमन है नहीं, क्योंकि एक तरह पोस्ट है एक तरह टिप्स है, तो टिप्स में तो ओ है नहीं। तब साथी सेकेंड मेथड हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जो कोड हुआ है इसमें हम एलिमिनेशन का मेथड लगाएंगे। जैसे देखिए, जिसमें पोस्ट है, जिसमें ओ रहेगा उसी में हमारा आंसर रहेगा, यानी साथी हमारा जो आंसर मिलेगा हमें पोस्ट में मिलेगा। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे इसमें साथी 8 है और टिप्स में भी 8 है, तो ओ का जो कोड होगा 8 नहीं हो सकता, क्योंकि टिप्स में 8 है तो नहीं होगा। कॉमन जो होगा वो आंसर नहीं होगा। 4 देखिए इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो पोस्ट में केवल एक नंबर बचा जो कि 3, तो ओ का यही कोड हो जाएगा, जो कि साथी डी ऑप्शन। ठीक है साथी, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को। जैसे देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में आई लव बिरयानी को QX VX PG के रूप में लिखा जाता है, और बिरयानी वाज गुड को VX PM ED के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई कोड भाषा में बिरयानी को कैसे लिखा जाता है, बताइए साथी, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। तो साथी आप सभी से केवल सिंपल बिरयानी का पूछा है कोड, है ना साथी। तो आप पहले ये चेक करिए ना, क्या बिरयानी दोनों में कॉमन है। बिल्कुल सही, देखिए आई लव बिरयानी, तो इसमें भी बिरयानी है, और बिरयानी वाज गुड इसमें भी बिरयानी, यानी साथी जो हमारा कोड हुआ है इसमें भी कोई ना कोई ऐसा अक्षर होगा, शब्द होगा जो कि कॉमन होगा। देखिए साथी, आई लव बिरयानी का कोड क्या है, QS VX PG है। बिरयानी वाज गुड का जो साथी कोड है VX PM ED। यदि साथी आपने पढ़ा होगा तो देखिए VX इसमें है, VX इसमें है, तो साथी जो बिरयानी का कोड होगा, बिरयानी का कोड क्या होगा, VX होगा। बस यही आप सभी को चेक करना होता है। यदि साथी कॉमन मिल गया तो समझिएगा जो कोड हुआ है उसमें भी कोई ना कोई अक्षर होगा, कोई नंबर होगा, कॉमन जरूर होगा। तो यहाँ पे साथी अक्षर का कॉमन किया था, तो अक्षर आंसर निकल के आएगा, बिरयानी का कोड VX हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बताइए मेरे शेर, आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा आज के इस पहले मंडे क्लास से। तो साथी हमने कहा था कि डेली हम कुछ ना कुछ MTS हवलदार के लिए सीखते रहेंगे, और साथी आज दोपहर में जो 12:35 भी क्लास मिलेगी आपको GK का मिलेगा, क्योंकि साथी MTS हवलदार के लिए हमें मुख्य रूप से 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, एक तो साथी GK पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। मैथ रीजनिंग यदि आपका साथी बेसिक क्लियर होगा तो आप आराम से पास कर ले जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का आप सभी को दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है ना साथी। चलिए मेरे दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी दोपहर में 12:35 पे एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।